गंगा नदी और उसके किनारे बसा हुआ है पटना शहर और ये पूरा घाट है। इसका शायद अभी हाल में ही नया निर्माण हुआ है और यहाँ पर लोग हैं, कुछ विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग हैं, आम लोग हैं। तो उनसे जानते हैं कि अभी देश क्या सोच रहा है, क्या है चुनावी माहौल, क्या है विकास का माहौल। सर, आप इवनिंग वॉक के लिए निकले लगता है? हाँ सर, इवनिंग वॉक के लिए निकले। क्या चल रहा है पटना में? पटना में तो चल रहा है अभी लहर चल रहा है। लहर किसकी सर? एकदम कमल का। कमल एकदम। और आपके सांसद अगर वही रहे शत्रुघ्न सिन्हा तो उसको वोट नहीं दिया जाएगा। फिर तो कमल हार जाएगा, मुरझा जाएगा पटना। उसके अगेंस्ट में जो बीजेपी के उठेंगे उन्हीं को दिया जाएगा। अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा को देकर क्या होगा? अपना वोट बर्बाद करना है, नोटा पर भी नहीं डालना है। क्यों नाराज है उनसे? नाराज उनसे नहीं है, उनका जो कर्तव्य है उनसे नाराज है। अच्छा। उनका क्या है, पार्टी विरोधी बात बोलते हैं। आप पार्टी में रहिएगा तो पार्टी के अंदरूनी बात पार्टी के अंदर न बोलिएगा कि आप जाके सार्वजनिक स्थल पर बोलिएगा। ये चीज कोई बात हुई? अगर वो निर्दलीय आए तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, निर्दलीय के तो जमानत जब्त है। आप सोच लीजिए क्या विकास हुआ है, क्या किया बीजेपी ने? क्या विकास हुआ है? आप यहाँ पर खड़े हैं, देखिए ना। जी। पटना का सौंदर्यीकरण हो रहा है, रोड बाजार सब बन रहा है। सब अच्छा है। बिहार में बाहर है? बिहार में तो बाहर है ये है, लेकिन 100% थोड़े होता है। 10% रहता है, वो अगले साल ठीक हो जाएगा। लोगों का भी कहना है कि भाई पटना में विकास हो रहा है, बिहार में बाहर है। उन्होंने कहा जितनी बाहर बची हुई है वो अगले चुनावों के बाद आ जाएगी। देखिए, बिहार में विकास क्या है? बिहार में विकास सिर्फ एस्टीमेट घोटाला है। हमारे जीतन राम मांझी कहते थे जब अपने मुख्यमंत्री काल में कि जब हम मुख्यमंत्री बने तो यहाँ सिर्फ एस्टीमेट घोटाला के नजर कुछ है। ये जो विकास आप देख रहे हैं, जिसको विकास कर रहे हैं, जिसका एस्टीमेट होना चाहिए 200 करोड़, तो इसको ये लोग बना रहे हैं 500 करोड़। और इसी प्रकार देश में है। नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सारे वादा किए थे। ये जितने सारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा, एक भी युवा को हाथ देने का काम नहीं किया। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कितनी जरूरी हैं? महत्वाकांक्षी हर लोग होते हैं। आप भी हैं, हम भी हैं, ये जितने सारे बच्चे हैं सब लोग हैं। यानी पिछले घटनाक्रम में सीख लिए हैं मांझी साहब, इस बार तैर के पार लग जाएंगे। नहीं, मांझी साहब बिल्कुल पार लगे हुए। मांझी साहब अपने समय में बिहार का विकास चरमों सीमा पर कर दिए थे। 6 महीने में ऐसा कोई क्रांतिकारी विकास? 6 महीना में उन्होंने इतना काम दिखाया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार, तुम इस बिहार की धरती पर विकास के लिए 1 किलो परिधि खींचा है, घेरा खींचा है, तो मैं 1.5 किलोमीटर घेरा खींच रहा हूँ। नीतीश कुमार जी को भय हो गया कि आने वाला समय में जीतन राम मांझी मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने, जब विकास का काम यही कर देगा तो बिहार की जनता इसी को भजने लगेगा, बिहार के बेरोजगार इसी प्रकार भजने लगेगा, बिहार का जितने सारे मीडिया वाले हैं वो हमारा ही भजने लगेगा। इसीलिए नीतीश कुमार जी को भय हुआ। उन्होंने जल्दी से दलित समझकर गद्दी से हटाने का काम किया। क्या डर गए थे नीतीश जी, इसीलिए हटा दिया उन्होंने उस टाइम? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने एक दलित परिवार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन कार्य को निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उनको हटाया गया और फ्रेश मैंडेट लेके पुनः मुख्यमंत्री जी फिर सरकार बनाए और सरकार बनाने के बाद आज देखिए विकास की बयार वही है। तो हमें फिर आपसे भी वही सवाल है कि महत्वाकांक्षाएं कितनी जरूरी हैं? पहले आरजेडी से हाथ मिला लिया, फिर उसके बाद बीजेपी के साथ आ गए। देखिए, लोग चाहते थे कि भैया मुख्यमंत्री बना रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो बात है इनकी बात में। देखिए, तेजस्वी यादव जी चार्ज सीटेड थे, उनको उन्होंने एक कहा कि इसे प्लेटफॉर्म पर आकर उनको एक जवाब देना चाहिए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर पुनः फ्रेश मैंडेट आकर फिर पुनः मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो इसमें अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसको आपको जवाब देना चाहिए, तो आप जवाब दीजिएगा नहीं और खुद के मत में महत्वाकांक्षा। तो पहले से उन्हें पता था, आरजेडी और जो जेडीयू था पहले से अलग विचारधारा थी। पहले तो उनका कहना था कि भैया आरजेडी का जो शासन था उसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, तो उसके बाद उन्होंने हाथ मिला लिया क्योंकि उस टाइम बीजेपी को हराना था। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले एक बात सोचना चाहिए कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए एक मैंडेट होना चाहिए, और अगर हमारा कुछ व्यक्तिगत कुछ मतभेद रहता है तो व्यक्तिगत मतभेद के कारण ही उनसे हम लोग हाथ मिलाए थे। व्यक्तिगत मतभेद राजनीतिक फायदे से बड़े नहीं होते। देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कहलाता है कि फायदे की सवाल नहीं है, हमारा एक एम है, राजनीतिक एम होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री सामाजिक भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से सामाजिक क्षेत्र में बाल विवाह को लेकर लागू किए, शराबबंदी को लागू किए। शराबबंदी तो सर हम पिछले 10 दिनों से लगभग बिहार में है और लोग कह रहे हैं होम डिलीवरी हो रही है। ये तो विपक्ष के लोगों का काम है ना। अगर कोई भी साबित शराब बंद है बिहार में, मिल रही है कहीं एकदम बंद ही है? देखिए, शराब बंद है कानूनी रूप से, लेकिन यत्र तत्र जो है देखने को मिला है कि लोग शराब पी भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। होम मेकिंग शराब बन रहा है, पूर्ण रूप सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन शराब मिल रहे हैं, लोग शराब पी भी रहे हैं। क्या बंद है? व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो आप जिस समाज में जाएंगे वहाँ देखने को मिलता है सर। चलिए सर, ये गठबंधन भी रहा बीजेपी का
और पहले एक अलायंस था जेडीयू बीजेपी का, उन्होंने कहा कि भाई अच्छा शासन दिया, उन्होंने ये सारी चीजें की। अचानक से जेडीयू आरजेडी के पास चली गई। फिर उसके बाद दोबारा से भाई भतीजा भाई आपका भाईचारा बढ़ा और फिर से हाथ मिला लिया। तो अब सब सही है या फिर अब फिर टिकट को लेकर फिर कुछ छीना झपटी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कंट्री फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। और हम एक मोटिव के साथ चलते हैं। एक भ्रष्टाचार रहित विकास की हमारी अवधारणा है। यही नहीं, इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो गजब का है कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को उन्होंने रिस्टोर किया। इसके अलावा 10% सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए जो आरक्षण का कानून पारित किया। यही नहीं, ओबीसी समाज के लोग, बिहार में ओबीसी की राजनीति बहुत चलती है। लालू जी ने कभी भी ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम की मांग कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन रिकॉर्ड हो तो सामने आरजेडी के लोग लाकर दें। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। कर्पूरी फार्मूला के आधार पर देश में भी ओबीसी का वर्गीकरण हो, उसके लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन रिपोर्ट हम लोगों ने स्थापित किया। तो ये सारे काम है। देखिए, सारे काम बहुत अच्छे लग रहे हैं सुनने में। और मैं आपने कहा शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी मुझे गिनवाई। अभी मैं गांधी चौक पे था कुछ दिन पहले और वहां बच्चे कपड़े उतार के अपने पोस्टर लगा के, मगध यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, 119 कॉलेज को उनका रिजल्ट रोक लिया गया है। पहले 4 साल में उनकी ग्रेजुएशन हुई है। अब 119 कॉलेज के बच्चे हैं, वो पूरा चंदा जमा कर रहे हैं कि कानूनी लड़ाई लड़ सकें, उनका रिजल्ट रुका हुआ है। देखिए, जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का एक दौर कांग्रेस के जमाने में 1990 में शुरू हुआ और एक प्राइवेटाइजेशन के दौर के तहत चिकित्सा व्यवस्था का, शिक्षा व्यवस्था का जो प्राइवेटाइजेशन का एक सिस्टम तैयार हुआ और जिस तरीके से देश की आजादी के बाद असमान शिक्षा व्यवस्था, असमान चिकित्सा व्यवस्था, इसकी नींव जो डाल दी गई, हम लोग आज तक लड़ रहे हैं। 86,000 बच्चे हैं वो। हाँ, हमारी वो चुनौती है, हमारा कंसर्न है। और हमारे चांसलर और वाइस चांसलर साहब के नोटिस में वो बात है, वो संज्ञान में बताया कि जब उन्होंने उन कॉलेज में एडमिशन लिया तो 119 कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट थी उसमें दिखा रहे थे। लेकिन आज जब रिजल्ट की बात आती है, उन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। आप इस नदी को, गंगा नदी को पार करेंगे। मैं पटना में नहीं रहता, बिहार में भी नहीं रहता। मेरे को 2-3 दिन ये गंगा नदी पार करने का मौका मिला तो यहाँ पे एक नकटा करके गांव है, वहां पे स्कूल के टीचर 12 बजे आते हैं, जबकि उस स्कूल की इमारत का उद्घाटन रविशंकर प्रसाद जी ने अपने हाथों से किया हुआ है। और सारे गांव के बच्चे स्कूल टाइम में बाहर खेलते हुए, घूमते हुए मिलते हैं। तो आप इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जब जमीन पर उसकी मॉनिटरिंग ही नहीं है तो क्या फायदा इन सब चीजों का? देखिए, एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए बहुत चुनौती है। हमने क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट करने के लिए लगातार नीतीश कुमार जी का हमारा कंसर्न है। प्राइमरी सेक्टर हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 1.5 लाख लोगों की शिक्षा में, प्राइमरी सेक्टर में शिक्षकों की भारी कमी से हम जूझ रहे थे। 1.5 लाख लोगों को शिक्षक हैं लेकिन आते नहीं, एम्पावर करके, उनको ट्रेन करके फिर से मानदंड पर हमने खड़ा करने की कोशिश की। और धीरे धीरे देखिए, कई सारी नीतियां जो बना दी गई है, मिड डे मील व्यवस्था, वो उसके लेकुनाज हैं, लेकिन उसको इम्प्रूव करने की सिस्टम हम कोशिश कर रहे हैं। मैं ये दावा नहीं करता हूं कि सारी चीजें हो गई है, बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के खिलाफ हम हैं। अगर जो समाज के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव करना है तो हम सभी को साथ मिलकर सवाल खड़े करने होंगे और उन सवालों का जवाब भी हम आप पढ़ते हैं। कैसा है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम के लिए काफी बहुत ही दुखी होता है कि हम लोग यहाँ के यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करें, क्योंकि मैं भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। लगभग ये 5वां साल मेरा चल रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन पार्ट 2 का एग्जाम हम लोग अभी तक नहीं दे पाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऐसा हाल है। जब हम पार्ट 1 का एग्जाम देने में हमको लगभग 2.5-3 साल लगा और अभी हाल में यूनिवर्सिटी का एग्जाम का डेट भी निकला था, लेकिन कुछ कारण से फिर डेट को कैंसिल कर दिया जाता, बार बार फॉर्म डाला जाता, फिर भी कैंसिल करके एग्जाम का डेट बढ़ाया जाता है। और मगध यूनिवर्सिटी में मेरा दोस्त पढ़ा अभी। मगध यूनिवर्सिटी से? मैं सामने क्या नाम है आपको? मेरा नाम मोहम्मद रजा है। मैं मगध यूनिवर्सिटी में 2016 में एडमिशन लिया। ये 2018 में 3rd ईयर क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन जो 2019 में, लेकिन 2018 में हमारा पार्ट 2 का एग्जाम होने वाला था, वो बताइए अभी तक नहीं हुआ। और 3rd ईयर का पता नहीं कब होगा। अब 1 साल तो मेरा खराब हो गया और इतना सिस्टम खराब है। इतना और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बिहार में, BN मंडल है, 5-5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाता, सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं मिल पाता। ऐसे भी यूनिवर्सिटी है जो 5-6 महीने में मांझी साहब इसी में कुछ कर जाते एजुकेशन सिस्टम में। हमारे मांझी साहब जब यहाँ 6 महीने के लिए जब मुख्यमंत्री बने थे, तो बिहार का ग्रोथ और जो गरीबी था उसको उठाने का प्रयास और काम करने का काम किए।
उन्होंने कहा था कि जो बिहार में 1079 स्कूलें हैं जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग खड़ा है, नीतीश कुमार जी ने बिल्डिंग खड़ा कर दिए है, इसलिए कि उनसे मोटी कमाई हुई है, उन्हें एस्टीमेट घोटाला में उनको पैसा फायदा, लेकिन एक भी स्कूल में टीचर नहीं है। उन्होंने स्कूल में टीचर देने का काम किया। जो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर को उन्होंने बहाल करने का काम किया। साथ साथ कहा कि गरीबों को तुम रक्षा करो, गरीबों को इलाज करो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को भय हो गया कि ये तो बात आप कह चुके हैं कि भय की वजह से हटा दिया। सर, अब उनका कहना है कि भाई जितना भी डेवलपमेंट कार्य हो रहा है उसमें घोटाला हो रहा है, कि मतलब कुछ हिस्सा है जो इधर उधर बंट जाता है। विकास के एजेंडा से इन लोगों को तो लेना देना नहीं है। ये विकास के एजेंडा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सामने में गंगा पुल बन रहा है। ये क्या है? ये विकास का एजेंडा है। ये 1990 में ये जिस पर आप बैठे हैं ये इसी तरह से खंडहर थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाया और संवारा है। आज जिस तरफ देखिएगा विकास ही विकास दिखेगी। आरजेडी से जो गठबंधन हुआ विधानसभा चुनाव में वो गलती थी। अब वो राजनीतिक कभी कभी भूल हो जाती है। उस भूल को हम लोगों ने पुनः फिर सुधारने का काम किया। हम लोगों ने। और देखिए उससे पहले बीजेपी और जेडीयू के जनमत मिला था, तो फिर क्यों चले गए थे? ये तो राजनीति में होते ही रहता है। लेकिन ये देखा जाता है कि बढ़िया काम कौन करता है। आप 15 साल के इतिहास देख लीजिए आरजेडी के। कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी, कोई गार्जियन कह दे कि बच्चा उसका स्कूल गया सुरक्षित आ जाए, तब सुकून मिलता था। कोई भी कह दे। लेकिन अब देखिए, अब चाहिए कि 100% काम हो जाए। कोई के युग में नहीं होगा। राम जी के युग में तो उंगली उठा दिया था। तो मोदी जी के युग। हाँ, मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। क्या है कॉलेज के हालात, एजुकेशन का सिस्टम? ऐसे एजुकेशन के सिस्टम की बात करेंगे तो पटना यूनिवर्सिटी की तो छोड़ दीजिए, मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, अंबेडकर, जो भी है, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी, जितने भी सम्मान के विषय में सम्मानित होने वाले छात्र जो समाज को अगले 50 साल में देखते हैं, वो सारे लोग ना बस डिग्री है उनके पास, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। आप लोग क्या आप भी कॉलेज से पढ़ते हैं? जी, तो हम बीपीएससी के छात्र हैं सर। नीतीश कुमार के समय में तो एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान मतलब कि दिया गया, जहां तक कोशिश किया गया। लेकिन बेसिकली देखिएगा तो सर गवर्नमेंट सर्विस में जो है मतलब कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा देखने को मिला। जैसे दरोगा वगैरह, बिहार लोक सेवा आयोग, अभी हाल ही में बीपीएससी 64वीं बीपीएससी पीटी का जो एग्जाम हुआ सर, उसमें 11 से 15 क्वेश्चन जो है गलत आंसर रिलीज कर दिए गए बीपीएससी के द्वारा। कई छात्र प्रभावित हो गए। कहीं ना कहीं करप्शन है और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हाल ही में दरोगा का एग्जाम वगैरह भी हुआ। देखिए, रोजगार, हम लोग युवा हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार सही मायने में मिले और खास करके इलेक्शन के टाइम में ज्यादा ये हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं, रोजगार क्या बात है? हाँ, वैकेंसी ज्यादा आ जाती है। इससे पहले शिथिल बीपीएससी 5-5 साल पहले एग्जाम लेती थी। अब हाल में जो है ईयर वाइज हो रहा है, तो उसमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है सर। क्या भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल प्रसाद है। गोपाल प्रसाद जी, सब सही है बिहार में? हाँ, सही है। राजनीति तो आपका भ्रष्टाचार ही है, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है। राजनीति क्या है? एक व्यवसाय है। नेता आज के डेट में क्या कर रहे हैं? इतना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जीतते हैं, सोचते हैं उतना रिटर्न आना चाहिए, और राजनीति को कुछ नहीं बोला जा सकता। 5 साल का इन्वेस्टमेंट है। हाँ, 5 साल का इन्वेस्टमेंट है और कुछ नहीं है। चलिए, आप सब लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक बात कही है कि राजनीति कुछ नहीं है, 5 साल का इन्वेस्टमेंट है। देखिए, जिस तरह के हालात राजनीति में रहे हैं, लेकिन जनता अगर हाथ उठा देगी तो कैसे होगा राजनीति में बदलाव? जनता की बड़ी ताकत है, राजनीति को बदलने की ताकत है। लोहिया, जेपी और जितने लोग जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, आइकॉन्स हैं, उन्होंने राजनीति में बड़े बदलाव जनता की बुनियाद पे लाए। और ये 5 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं है। 5 साल में जो वादे किए गए, जो काम हुए, उसकी बुनियाद पर वोट देने का भी वक्त है। अपने लॉजिक से जनता निष्पक्ष होकर मतदान करे, बड़ी संख्या में मतदान करे, अपने सवालों को खड़ा करे, उन सवालों का जवाब मांगते हुए मतदान करे, तो देश में बदलाव जरूर आएगा। अगर सर ये बताइए कि आप फिर से जनता में जाने वाले हैं, जनता के बीच में, तो सवाल लेके जाएंगे या फिर जवाब लेके जाएंगे कि 6 महीने में ये किया, या फिर ये बोलेंगे कि उन्होंने करने नहीं दिया? नहीं, पहला तो हम लेके जाएंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल होने जा रहा है, एक भी बेरोजगार से पूछ लीजिए। पहले हर महीना पता चलता था कि किसी न किसी संबंधी का, किसी न किसी दोस्त के लड़के का नौकरी हुआ। लेकिन 5 साल से आपने नहीं सुना होगा कि किसी के घर में नौकरी हुआ होगा, मिठाई खाने को मिला होगा। नौकरी के साथ साथ मैं कहूंगा कि जो गरीबों को उन्होंने छलने का काम किया कि मैं विदेश से काला धन लाऊंगा,
और आप क्या लेके जाने वाले आप चुनाव में? हमारा एजेंडा विकास रहेगा और विकास के मुद्दे पर हम आगामी जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव आएगा, उसमें हम लोग विकास के एजेंडे पर जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जितने सारे क्षेत्र में विकास किए हैं, उन सारे वायदों को लेकर जाएंगे जनता के बीच और विकास ही हमारा सबसे प्रमुख एजेंडा रहेगा। जी क्या कह रहे हैं? ये प्रचार होगा ना, इसमें हम बस ये एक चीज कहना चाहेंगे, जैसे मतलब हम लोग का बिहार स्टेट जो है, हम लोग के यहाँ से वो नेता खड़े हो जाते हैं जो देश में पूरा बदनाम रहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, मत दीजिए एग्जाम्पल मत दीजिए, समझ सकते हैं। उसी तरह वही आज शुरू हो गया है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, वो उसी पार्टी के एक और नेता है जो युवा नेता कहते हैं, टोपी लगा के घूमते रहते हैं, आजकल पंडा बन गए हैं वो। तो कुछ करना धरना नहीं है उनको, तो हम बस यही कहेंगे अपने बिहार के लोगों से, जैसे अब मैं डायरेक्टली नेम लूंगा, जैसे कन्हैया कुमार हो गए, पूरे देश में बदनाम है, फिर भी वो बिहार का है। तो बिहार में वही मतलब नाम करता है जो बदनाम रहता है। मैं लोगों से यही कहूंगा कि जो लोहिया जैसे, जनेश्वर मिश्र जैसे, जेपी जैसे नेता अच्छे मतलब जो मतलब कर्तव्यनिष्ठ हो, जो मतलब बेफालतू का बदनाम हो, फिर वो बिहार से जीतेंगे तो बिहार ही बदनाम होगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है। चलिए इसी बात पे बात खत्म करते हैं। ये सारे युवा हैं, ये चाहते हैं कि भाई रोजगार मिले, जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा है और डिग्री 3 साल में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो नेता आए तो जेपी की तरह नेता आए, जनेश्वर मिश्र की तरह नेता आए, तो कुछ बात बने, बिहार की जो शान है और बढ़े।